गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? सो आई एम अमित कुमार सिंह, पीजीटी इकोनॉमिक्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सेकलाइंस मेरठ कैंट। लेट्स डिस्कस वेरी पर्टिनेंट टॉपिक बाय द नेम ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। प्यारे बच्चों, इसकी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ये यूनिट 6 है जिसका वेटेज 12 मार्क्स है। क्लास 12th के इकोनॉमिक्स जो एग्ज़ाम होगा उसमें सीबीएसई ने 2 मॉडिफिकेशन किए हैं यूनिट 1 में। उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एक न्यू टॉपिक ऐड किया है, साथ ही में जो मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग डिस्कस किया करते थे डिटेल में, उन्होंने दे हैव फोकस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी। इन 2 चीज़ों पर मेन फोकस किया है जो एग्जाम में आएगा। दूसरी हम लोग बात करते हैं यूनिट 6 को कंप्लीट करने के लिए मैं 3 लेक्चर्स लूंगा। ये फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशन एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी हम लोग कवर करेंगे। ऐसा करने के बाद हम लोग यूनिट 6 जो 12 मार्क्स वेटेज कवर करती है उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों में इसके साथ में ही यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को दूसरा यू कैन से दिस इज स्पाइरल लर्निंग। स्पाइरल लर्निंग मीन्स क्लास 6 to 10th, और इसमें हम लोग सोशल साइंस में कुछ पार्ट, कुछ हिस्ट्री में, कुछ पोल साइंस में हम लोगों ने इस यूनिट रिगार्डिंग जरूर डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हम लोग उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ दिस इज टाइम टू मूव अहेड। यहां हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ ब्रिटिश पीरियड। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, वो इंडिया में आती है 16th सेंचुरी में। रीजन वेल नोन टू अस कि वो रिसोर्सेज के लिए आ रही थी यहाँ पर। ये पूरे वर्ल्ड में जो उन्होंने कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, जहां पर उन्होंने रूल किया, तो वो स्टार्टिंग में वहां पर ट्रेड पर्पज से गए, फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इश्यूज में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे हम लोग देखते हैं बंगाल और उसके आसपास में कंपनी का रूल आ जाता है, और 1857 रिवॉल्ट के बाद ये डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता है 1858 टू 1947। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए आती है। नंबर 1, जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल इंडिया है, लगभग 330 साल, लगभग 335 ईयर्स हम लोग उसको बोल सकते हैं, उन लोगों का हमारे देश में राज रहा। 1613 से स्टार्टिंग इसलिए मानी जाती है क्योंकि फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में 1613 में एस्टेब्लिश होती है। तो यहां पर जो ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया है तो 3 फेजेस में देखने को मिलता है। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। दूसरा, वो जो ट्रेड पर्पस है, फिर कंपनी का रूल, वो शासन करने लगती है इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव उसके अंदर इंटरफेयर करके बंगाल और इन प्रेसिडेंसीज में। लास्ट में 1858 टू 1947 डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। तो इनके हम लोग अंडर में थे, इनके हम लोग गुलाम थे सिंपली। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब ये लगभग 330 साल हमारे देश में रहे तो जरूर ही हमारी हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सब इनसे इन्फ्लुएंस्ड होंगी, ऐसा हम लोग इस चैप्टर में और बेहतर समझे और देखेंगे। मूव अहेड। आगे हम लोग देखते हैं लगभग 330 साल से ज़्यादा समय गुलाम रहने के बाद हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है। तो यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट आता है ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर भारत की स्थिति कैसी थी। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग गुलाम थे,
जो 330 साल का उनका लंबा समय रहा हमारे ऊपर राज करने का, उन्होंने हमारे हर क्षेत्र को प्रभावित किया। तो यहाँ पर हम लोग 15 अगस्त को 1947 को आज़ाद होते हैं, आज़ाद भारत देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी द्वारा दिया गया भाषण विश्व में 20वीं सदी के दिए गए 11 प्रमुख भाषणों में से एक है, जिसको मैं यहाँ पर जरूर जिक्र करना चाहूँगा। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये संविधान सभा के सामने रात्रि 11 बजे शुरू किया गया। कुछ पार्ट इसका ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्ट किया गया, जो कि 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ये कंक्लूड किया गया। इसके कुछ शब्द मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो ये इंग्लिश में दिया गया था ताकि हर बच्चे तक ये मैसेज पहुँच सके, समझ में आए, हमें जानना जरूरी है। तो उनकी कुछ पंक्तियां मैं बताना चाहूँगा आपको। कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है मगर इतिहास में विरले ही आता है, जब हम पुराने बाहर निकल गए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। यही संयोग ही है कि इस पवित्र मौके पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ये कुछ पंक्तियां थी। इसका सिग्निफिकेंस आप लोगों से शेयर करने का ये, यहां पर वो ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना फ्री होने का खुशी भी जाहिर कर रहे हैं और वो अपने जो विचार प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, वो बताना चाहते हैं कि एक युग का समाप्त होना मीन्स हम लोग 330 साल उससे अधिक समय ब्रिटिश उसमें रहे, हम गुलाम रहे, सभी जो भी रूल एंड रेगुलेशंस वो बनाते हैं हम उसको फॉलो करते थे ब्लाइंडली। अब हमारा देश स्वतंत्र है, नए युग में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं, तो इसको हमें बहुत जरूरी था जानना। तो इसके साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इंट्रोडक्टरी पार्ट, और उन सब के बाद हम लोग सीधे जो सीबीएसई सिलेबस है उसके पार्ट में पहुंचते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट करेंगे। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट को छोड़कर बाकी लगभग 6 पॉइंट जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कंडीशन को बताने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की भी भूमिका निभाते हैं। जिस इकोनॉमी का एग्रीकल्चर की कंडीशन अच्छी होगी, नो डाउट उस देश की इकोनॉमी बेहतर होगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा करेगा, फॉरेन ट्रेड अच्छा होगा। अगर ये सभी 6 सेक्टर्स जो हम लोग देख रहे हैं इसमें वो अच्छा काम कर रहे होंगे तो इकोनॉमी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही होगी। तो इन सभी को हम लोग कवर करेंगे आगे डिटेल में। नाउ मूव अहेड। एग्रीकल्चर, तो हम लोग की शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर की, और यहां एग्रीकल्चर की शुरुआत मैं करना चाहूंगा। फ्रांस के एक यात्री थे बर्नियर, वो 17वीं शताब्दी में भारत में उन्होंने 2 बार यात्राएं की। उन्होंने बंगाल का वर्णन किया है और 17वीं शताब्दी के भारत का वर्णन उन्होंने किया है। उस समय उन्होंने उसमें बताया उस समय इजिप्ट से भी ज्यादा रिच, रिसोर्सफुल बंगाल जो प्रेसिडेंसी और ये वाला भारत का हिस्सा उन्होंने अपने यात्राओं में वर्णन में लिखा और बताया। साथ ही साथ में उन्होंने बताया गंगा नदी के बारे में, यहां पर नदियों के तंत्र के जाल बिछे होने के बारे में। यहां बहुत सारे रिसोर्सेज जो है हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन्स हैं उनके बारे में भी। तो एक शब्द अगर मैं बोलूं तो
इट इज वेरी रिच इन एग्रीकल्चर फील्ड। कब? ये ध्यान देने की बात है, जब वहां इंडिया में 17th सेंचुरी की बात है, जब स्टार्टिंग होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर, तो हम लोग रिच थे। हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं, भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो सोने की चिड़िया को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, क्या हुआ, आगे हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर में और कैसे किया गया। मूव अहेड। कॉजेज ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, जो भारतीय कृषि में ठहराव। स्टैग्नेशन, व्हाट इज स्टैग्नेशन? जब किसी भी एरिया की पर कैपिटा इनकम नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल ग्रोथ उसमें देखने को मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेशन। मीन्स वहां पर फ्रूटफुल कोई भी काम एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या क्या थे उस टाइम में, और वो ब्रिटिशर्स का क्या इंटरफेरेंस है? नंबर 1, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। बोली लगाए जाती थी उस समय में, बड़े बड़े जमींदार आते थे और उसके बाद में बोली के बाद एक फिक्स रेंट कर दिया जाता है, फिक्स रेट जिसको पे करना होता था। तकनीकी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बहुत ही बुरी स्थिति में थी। मदर इंडिया और इस लगान मूवीज में हम लोग देख चुके हैं, किसान के पास में 2 बैल और एक हल वाला फोटोग्राफ हम लोगों ने अक्सर देखा है बचपन से। दूसरा, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। भारत का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्रियल वाले पोर्शन में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सिंचाई व्यवस्था जो थी वो भी बोट्स थी। सारे के सारे किसान वर्षा के जल पर ही निर्भर थे। फर्टिलाइजर्स, जो हम लोग फर्टिलाइजर्स बोल रहे हैं या मैन्योर्स आज के टाइम में बोल रहे हैं, तो उनका बहुत ही नेग्लिजिबल हमें देखने को मिलता है। तो इसी की वजह से वहाँ पर फेमाइन और फसलों का नष्ट हो जाना, और वहाँ पर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हम लोगों को देखने को मिलता है उस टाइम में। एग्रीकल्चर और जो भारत जो गांवों में बसता था उसमें। मूव अहेड। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहला जमींदारी सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर दिया। क्या किया गया इसमें देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, यहां पर क्या किया गया, टोटल जितना भी आउटपुट होगा उसके 11 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसके 11 पार्ट का एक हिस्सा जमींदार का होगा। जो उसका असली ओनर लैंड का कौन होगा, जो था उसके हाथ से कौन बन गए, जमींदार, क्योंकि वो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स ये रेवेन्यू क्या कर गया, टैक्स कलेक्ट किया करते थे। और 11 में से 10 वाइज 10/11 ये शेयर बिलोंग्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एज ए रेवेन्यू पहुंचता था। तो यहां पर ये पता चलता है हमें, जमींदारी सिस्टम में ना कि इंडिया के जो भी किसान लोग थे उनकी बैकबोन को तोड़ दिया, और इंडिया से कितना पैसा किस फॉर्म में बाहर गया। आगे देखते हैं दूसरा, रैयतवाड़ी सिस्टम। ये सर थॉमस मुनरो ने 1820 में, कुछ साल बाद, मद्रास, बॉम्बे, आसाम, कुर्ग, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में इन इलाकों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। उस जो जमींदारी सिस्टम है, रैयतवाड़ी सिस्टम में एक डिफरेंस जो है, यहां पर जो ऑनरशिप का राइट था वो पीजेंट्स को दे दिया गया। जमींदारों के पास ना होकर यहां पर कौन है, पीजेंट्स के पास में। और यहां पर जो रेवेन्यू के रेट्स थे कि टोटल आउटपुट का कितना दिया जाएगा, तो 50% था जो नॉर्मल जमीन थी, 60% वहां से इरिगेटेड लैंड, मतलब जहां पर सिंचाई और फसल अच्छी होती थी वहां का 60%। तो इतना ह्यूज टैक्सेस देखने को मिलते हैं जो इंडियंस से उस टाइम में वहां पर जमा कराए जाते थे। मूव अहेड। थर्ड आता महलवाड़ी सिस्टम।
यहाँ महल का मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस। 1833 में विलियम वैंटिक ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा पंजाब, गंगा क्षेत्र, इस इलाके में इसको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर ये सारे के सारे जो जमीन थी उसको महल्स में, मतलब ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर भी कौन थे? पीजेंट्स ही इसके मालिक थे। द विलेजेस कमेटेड वॉज हैड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और सारा का सारा कंट्रोल किसको दिया? जो विलेज कमेटी हो, आज के टाइम में जो सरपंच और उसके हम लोग मेंबर्स को जानते हैं, उनको बोला आप हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कीजिए और हमारे पास जमा कीजिए। तो ये 3 डिफरेंट नेम्स हम लोग को पता चलता है जो लैंड सेटलमेंट उन लोगों ने किए यहाँ से कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू। मूव अहेड। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अभी हम लोगों ने एग्रीकल्चर देखा, उसके हालात कैसे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मशीनों का प्रयोग, हाथ से जो हम लोग देखते हैं, खादी वस्त्र चरखा चलाया करते थे गांधी जी, बचपन से हम लोगों ने देखा होगा। यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब है मशीनों के द्वारा काम कराया जाना। मशीनों से कराए जाने का फैक्ट्री का क्वालिटी वाइज अपग्रेड होगा, जल्दी वहाँ आउटपुट हम लोगों को मिलेगी, अच्छी बफर स्टॉक हम लोग बना पाएंगे, सरप्लस में होगा प्रोडक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे सेल कर सकते हैं किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, ईटीसी एंड ईटीसी। बट यहाँ देखने के लिए हम लोगों को मिलता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत में जो भी थोड़ा मशीन से और ऐसा कुछ काम होता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसकी बहुत वैल्यू थी और उस टाइम डिमांड थी, उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वो डिके हो गई, उनका पतन होता चला गया। और जो कंज्यूमर्स की डिमांड होती थी उसको ब्रिटिश गुड्स वहां से इंपोर्ट करा के अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं को इंडियंस को हाई रेट में बेचा करते थे। तो यहाँ पर देखने को मिलता है 2 साइडेड, हम लोगों को उन्होंने लूटा। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल सेक्टर का, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में बहुत ही कम था, नेग्लिजिबल था। क्यों? उन्होंने हमारी जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज चल रही थी उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। बाकी किसी को उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया में कोई स्पेशल रोल नहीं प्ले किया। बट हम लोग देखते हैं कॉलोनियल इंडिया में जमशेदजी टाटा और सीमेंट, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो उस टाइम में डेवलप होती हैं। मूव अहेड। अभी हम लोगों ने देखा डिस्कस किया टिस्को 1907 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी जो है टाटा की वो स्टेब्लिश होती है, सीमेंट और ये सब। बट ये अनफेवरेबल पॉलिसीज की वजह से इंडिया को इसको काफी नेगेटिव जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलता है और इंडिया के जो अभी तक हालात हैं उसके लिए भी वो मेन रिस्पॉन्सिबल्स थे। आगे बढ़ते हैं।